हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रोज़ आपको एक एक टॉपिक दिए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 15 यानी 15 नंबर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये सेक्शन ख यानी कि सेक्शन बी समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना का दूसरा टॉपिक है अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और इसके पीछे वाली वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है अक्षमता के प्रकार। अक्षम मतलब होता है जिसके अंदर क्षमता ना हो, मतलब उस कार्य को करने की जो क्षमता नहीं है वो अक्षम है। जैसे कि मान लीजिए कि एक 10 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको कहा जाए कि आप 30 किलो का बोरा उठा के ले चलो, अगर वो उठाने में वो सक्षम नहीं है तो कहा जाएगा कि वो अक्षम है। क्या है? अक्षम है। तो वहीं अक्षम कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला अक्षम होता है दृष्टि अक्षम, यानी बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि दृष्टि अक्षम, दृष्टि मतलब होता है आँख, आँख में ही प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंधा। दृष्टि अक्षमता को 1961 में अमेरिकन फाउंडेशन ने दृष्टि अक्षमता एवं अल्प दृष्टि को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। अब वो परिभाषा कैसे दिया गया है अमेरिका के फाउंडेशन के हिसाब से 1961 में? तो पहला यह है कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि दृष्टि की जो समंजन क्षमता होती है यानी कि देखने की क्षमता, दृष्टि की समंजन क्षमता का अर्थ होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी वस्तु अगर आपको साफ साफ दिखाई देती है तो समझ जाइए कि मतलब आपका आँख वो सही है। तो जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/200 हो तो वो नेत्रहीन होते हैं, मतलब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि यदि एक बच्चे की दृष्टि समंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो तो बच्चा किस प्रकार का होगा? तो वो नेत्रहीन होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर बच्चा नेत्रहीन है तो उसका दृष्टि समंजन क्षमता कितनी होगी? तो आप कहेंगे 20/200। दूसरा है ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच हो तो इन्हें कम दिखता है, मतलब 70 से लेकर 200 के बीच में हो तो दिखाई तो देगा लेकिन पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा, कम दिखाई देगा। तीसरा है कि बच्चों की शिक्षा, इन्हें कक्षा में अगली लाइन में बिठाया जाना चाहिए, कक्षा में उचित रोशनी का प्रबंध हो, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए पुस्तकें मोटे अक्षरों वाली होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंस ग्लास दिया जा सकता है, ब्रेल लिपि का भी प्रयोग करके इनकी शिक्षा दी जा सकती है। मतलब इन बच्चों को आप शिक्षा कैसे देंगे जो आँख से कमज़ोर हैं? तो सबसे पहले तो आप क्लास में उनको सबसे आगे बैठाइए, क्लास में रोशनी का प्रबंध करवाइए अच्छे से, मतलब लाइट बढ़िया से जलना चाहिए। और इन बच्चों को आप वे किताबें दीजिए जिनमें मोटी मोटी अक्षरें लिखी गई हैं, पतली पतली नहीं, ताकि वो अच्छे से देख सके। और ब्रेल लिपि का भी प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किन बच्चों को? दृष्टि अक्षम वाले बच्चों को। तो दिमाग में ये सारी बातें रखनी है। 1961 में कही गई है 20/200 हो तो नेत्रहीन, और 20/70 से 20/200 के बीच हो तो वो होता है बच्चे कम दिखते हैं। दूसरा है श्रवण अक्षमता। श्रवण मतलब होता है सुनना, ठीक है। अगर सुनने में कोई समस्या है तो वो कहलाता है श्रवण अक्षमता। श्रवण शक्ति मौखिक संदेश वाहकता, अधिगम, मानसिक विकास तथा भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है। श्रवण अक्षमता दो प्रकार की होती है, मतलब कहने के अर्थ है कि श्रवण अक्षमता क्या है? संदेश वाहकता, मतलब आप किसी चीज को सुनते हैं तो आप संदेश को सुनते हैं, एक जगह से दूसरे जगह संदेश का वाहन होता है मौखिक रूप से, मतलब कोई बोलेगा तब। अधिगम, आप उससे कुछ सीखते हैं, उससे आपका मानसिक विकास होगा, भाषा का विकास होगा। तो इन सब का विकास जो होता है श्रवण से होता है। तो श्रवण अक्षमता दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि कुछ लोग होते हैं पूर्णतया बधिर, मतलब कि पूर्ण रूप से उनको सुनाई नहीं देता है।
और कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको कुछ अल्प श्रवण वाले बच्चे, मतलब कुछ कुछ सुनाई देता है। अब पूर्णतया बधिर के बारे में समझिए। ऐसे बच्चों का श्रवण क्षय 90 या इससे अधिक डेसिबल पर स्तर का होता है। मतलब जिन बच्चों का श्रवण क्षय कितना हो, 90 या इससे अधिक डेसिबल हो, तो वे बच्चे श्रवण यंत्र के बिना और श्रवण यंत्र लगाकर भी कुछ नहीं सुन पाते हैं। मतलब 90 से अगर अधिक इनका हो गया श्रवण क्षय 90 डेसिबल से, तो इनको कुछ भी कर लीजिए सुनाई देगा ही नहीं। कोई भी मशीन, कोई भी वो कान में लगाया जाता है ना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरे होते हैं अल्प श्रवण वाले बच्चे। ऐसे बच्चों में श्रवण यंत्र का उपयोग कर उनके सुनने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। इन्हें पढ़ाने के लिए चिन्ह भाषा का उपयोग करना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि बच्चा ओष्ठ पाठन कर सके। शरीर से विभिन्न गतियां करवा कर बधिर बच्चों के संप्रेषण को सुधारा जा सकता है। ऑडियो विजुअल सामग्री का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो मतलब किसी किसी चिन्ह का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर नहीं सुन पाता है तो वो फोटो देखकर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप जब भी कुछ पढ़ाएं तो ध्यान रखिए कि तेजी में कोई चीज़ ना बोले, धीरे धीरे बोले ताकि आपके ओठ को देखकर वो अंदाजा लगा सके कि आप क्या कह रहे हैं। उससे भी वो बच्चे सीखते हैं। या हमें ऑडियो विजुअल सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब कोई बात को रिकॉर्ड कर देना चाहिए और बच्चों को वही बार बार सुनने को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक बार में सुनाई नहीं देगा, 2 बार में सुनाई नहीं देगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या है कि आप जितना बार चाहे उतना बार सुन सकते हैं। तो कभी न कभी वो बच्चा सीख जाएगा और अपने आप में विकास कर पाएगा। उसके बाद है मानसिक मंदता। बहुत बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मनुष्य की एक विशिष्ट विशेषता है कि उसकी बौद्धिक शक्तियां जब यह बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है तो इस स्थिति को मानसिक मंदता कहा जाता है। और बुद्धि को मापने का पैमाना बुद्धि लब्धि है। मतलब कि होता क्या है कि अगर हमारी बौद्धिक शक्तियां, मतलब सोचने की जो शक्ति है, कुछ करने की जो शक्ति है, अगर सामान्य से कम हो जाए, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए, हर चीज़ को हम अच्छे से ना समझ पाएँ, कोई डिसीजन न ले पाएँ, तो समझ में आ जाता है कि आप में मानसिक मंदता है। और बुद्धि का मापने वाला जो अगर कोई पैमाना है तो वह है बुद्धि लब्धि, जिसके बारे में आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है कि आपका एज है और उसका वास्तविक एज है गुणे 100। एक फार्मूला है, उसके हिसाब से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन रहता है। बुद्धि लब्धि के विभिन्न स्तर निम्न प्रकार से हैं। पहला है अति गंभीर रूप से मानसिक मंद बच्चे को दैनिक क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं। मतलब जो बच्चे मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं तो उनको ये पहले बताइए कि दैनिक क्रिया मतलब कि रोज क्या करना है, तुम्हारा क्या कार्य है, उसके हिसाब से उसको डेली सिखाइए। जैसे कि टॉयलेट कराना, ब्रश कराना, कंघी कराना, उसको कपड़ा पहनाना। हाँ, शुरू में वो नहीं सीख पाता है, टॉयलेट जाना है कैसे क्या करना है उसको भी नहीं अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन बार बार करेगा तो वो सीख जाएगा। ब्रश करना, कंघी करना, कपड़ा पहनना, उसको कंटिन्यू आप बार बार करवाते रहिए तो धीरे धीरे उसका दिमाग तेज हो जाएगा। दूसरा है कि इन्हें सामाजिक कौशल जैसे कि हाथ मिलाना, हालचाल पूछना, त्योहारों आदि से संबंधित कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आप समय समय पर उसको हाथ कैसे किससे मिलाना चाहिए, हालचाल कैसे पूछना चाहिए, किसी भी पर्व त्यौहार में कैसे क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए भी उनको बार बार आप प्रैक्टिस करवाते रहिए। तीसरा है इन्हें अवकाश के समय के कौशल जैसे कि गेम्स खेलना, संगीत सुनना, पढ़ना, सिक्के इकट्ठा करना, टीवी देखना आदि सिखाया जाता है। मतलब अवकाश मतलब हो गया कि मान लीजिए छुट्टी का समय चल रहा है, गर्मी का छुट्टी है, तो उनको बताइए कि तुम गेम खेलो, उससे भी उसका दिमाग तेज होगा। संगीत सुनो, मतलब गीत सुनो, पढ़ाई करो, कुछ सिक्कों को इकट्ठा करो, टीवी देखो, इससे दिमाग क्या होता है, डेवलप होने लगता है। चौथा है इन्हें गणितीय कौशल भी सिखाया जाता है, जैसे गिनती सीखना, जोड़ घटाना, आयतन, भार आदि का ज्ञान भी इन्हें दिया जाता है। और पांचवा है इन्हें पढ़ाने की विधि सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत ही भिन्न होती है। मतलब अन्य बच्चों, सामान्य बच्चों के अलावा इनको थोड़ा अलग से और अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये सीखते हैं। कौन? मंदता बुद्धि वाले बच्चे जो बहुत दिमाग से कमजोर होते हैं। अगला है गामक अक्षमता। गामक अक्षमता में जो शारीरिक क्षति होती है, मतलब शरीर में किसी अंग की क्षति होती है, बर्बाद होता है, वह प्रायः कंकाल तंत्र से संबंधित होती है। गामक अक्षमता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्नायु तांत्रिक क्षति, मांसपेशियां एवं हड्डी से संबंधित क्षति, जन्मजात विकृति, सामान्य कमी, मादक पदार्थ एवं विष के प्रभाव,
दवा आदि के कारण उत्पन्न क्षति। दूसरा है इन्हें नियमित कक्षाओं में सामान्य अध्ययन कराना चाहिए। तीसरा है इन्हें सहायक सामग्री इन बच्चों के लिए बहुत सहायक होती है, जैसे कि व्हील चेयर। शिक्षक को इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इन्हें गामक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन्हें सामाजिक कौशल सिखाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से गामक अक्षमता को हम लोग दूर कर सकते हैं। और लास्ट है अधिगम अक्षमता, मतलब सीखने वाले अक्षम। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में यद्यपि बौद्धिक क्षमता पर्याप्त होती है, मतलब कि ये दिमाग से तो तेज होते हैं, फिर भी वे कौशलों में पीछे रहते हैं, फिर भी वो मतलब ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। इनके शैक्षिक विकास के लिए पढ़ना लिखना, स्पष्ट उच्चारण और गणितीय कौशल आवश्यक है। इनकी मस्तिष्कीय क्षमता और वास्तविक निष्पादन में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। अधिगम अक्षमता के कारणों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, जो किसी एक कारण या एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है, जो जन्म से पूर्व यानी पहले या जन्म के बाद भी हो सकता है। मतलब बहुत बच्चों में ये देखा गया है कि वो दिमाग से तो ठीक होते हैं, लेकिन लापरवाही के चलते पढ़ते नहीं हैं, जिनसे उनके दिमाग का विकास ज़्यादा नहीं हो पाता है और वे लोग अधिगम अक्षम यानी कि सीखने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए इन बच्चों को उनके मनोविज्ञान के आधार पर समझ करके कोशिश करना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि वे अधिगम अक्षम के शिकार न हो पाए। अब अधिगम अक्षमता के प्रकार होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है हैंडिसग्राफिया और तीसरा है डिस्केलकुलिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिसलेक्सिया क्या है। इसमें बच्चे पहली दूसरी कक्षा में ही पढ़ने लिखने जैसे साधारण कौशल को प्राप्त करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब पहले दूसरे में बच्चे रहेंगे तभी उनको पढ़ने में कठिनाई होगी, मतलब जल्दी किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। इस अक्षमता से ग्रसित छात्र पढ़ नहीं पाते, मतलब इनको पढ़ना नहीं आता है, कुछ भी पढ़ने के लिए दीजिएगा ये पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा है हैंडिसग्राफिया। इस अक्षमता वाले बच्चे मौखिक जवाब तो ठीक दे देते हैं, मतलब मुंह से कुछ पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन उसे लिख नहीं पाते हैं। कुछ अक्षरों को लिखने में प्रायः गलती करते हैं, जैसे एम के जगह डब्ल्यू लिख देंगे, 6 के जगह 9 लिख देंगे। आप छोटे बच्चों में देखिएगा कि वे लोग गिनती याद कर लेते हैं 1 से लेकर 100 तक सुन करके, लेकिन आप उनसे बोलिए 100 तक गिनती लिखो तो नहीं लिख पाते। लिखते भी हैं तो गलती। आप ABCD लिख के दीजिए तो देखिएगा उल्टा उल्टा लिख देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है हैंडिसग्राफिया। क्या है? हैंडिसग्राफिया। इसको दूर करना है तो उसे बार बार लिखवाने का प्रयास करना होगा, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। और तीसरा है डिस्केलकुलिया। अधिकांश अधिगम अक्षमता वाले बच्चे गणितीय क्षमताओं में अयोग्य होते हैं। बहुत बच्चे होते हैं ज़्यादातर जो गणित में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर आपको सुनने में मिलता होगा कि फलानवा गणित में कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा बच्चे गणित में कमज़ोर होते हैं। 8-10 वर्ष के एज के पश्चात भी ये बच्चे गणितीय चिन्हों को ठीक ठीक नहीं पहचान पाते हैं। गणितीय चिन्ह मतलब जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उनको अच्छे से वो नहीं समझ पाते हैं 10 वर्ष के एज के बाद भी। ये बच्चे क्रम का अनुसरण भी नहीं कर पाते हैं। क्रम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और सूत्र को लागू नहीं कर पाते। मतलब मैथ को जो अच्छे से नहीं समझ पाता है ना, तो उसको समझिए डिस्केलकुलिया बीमारी है। और जो पढ़ नहीं पाता है वो डिसलेक्सिया है। और जो पढ़ दे, मुंह मौखिक उत्तर दे दे लेकिन लिख नहीं पाए, तो वो हैंडिसग्राफिया है। अब इनको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इन्हें संसाधन कक्ष उपलब्ध कराने चाहिए। इन्हें परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। इनमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयोग करें। मतलब कि आप करें कि एक बच्चे को, जो तेज बच्चा है, कोशिश करें उससे बोलें कि तुम इस बच्चे को पढ़ाओ ताकि उसकी कमी दूर हो जाए। तो ये हमारा 15 नंबर टॉपिक भी समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग 16 नंबर टॉपिक यानी कि सेक्शन ख का लास्ट टॉपिक उसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा वो लंबा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बस कुछ ही देर में मिलते हैं उस टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।